हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी डायलॉग्स में। ये हमारी एनसीईआरटी की सीरीज़ है और आज के सेशन में हम लोग एनसीईआरटी को आसान भाषा में और अपनी आम लाइफ से जोड़ते हुए पढ़ेंगे। इस सीरीज़ में हम लोग एनसीईआरटी के निचोड़ को डिटेल के साथ पढ़ते हैं और यहाँ पर हम लोग आपको क्लास नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं। अब क्लास नोट्स का क्या फ़ायदा होता है कि क्लास नोट्स में आपको जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो आपको एक ही जगह मिल जाते हैं और जब आप रिवीजन करते हैं ना, आपकी रिवीजन शॉर्ट में हो जाती है और रिवीजन करते हुए आपके कोई से भी पॉइंट इधर उधर नहीं खोते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप किताब से पढ़ के किताब से रिवीजन करेंगे तो कभी ना हो सकता है कि आपके जो पॉइंट्स हैं, जो लाइंस आपने अंडरलाइन करी हैं, वो आपकी खो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लास नोट्स मिल जाते हैं। आपको अब बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो मेहनत आपको करनी थी वो हमने कर दी है। ठीक है, और यहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए ये क्लास नोट्स आपके लिए प्रोवाइड हम लोग करवाते हैं। ये हमारी क्लास 7 चल रही है। ठीक है, क्लास 7 में कौन सा सब्जेक्ट है? वो है आपका भूगोल, मतलब कि ज्योग्राफी। और क्लास 6 हमारी पूरी हो चुकी है और हम लोग इन सभी डिटेल चैप्टर के बाद आपको MCQs भी प्रोवाइड करवाते हैं। क्लास 6 की डिटेल साथ में MCQ पूरे के पूरे हम लोग प्रोवाइड करवा चुके हैं, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और क्लास 7 का चैप्टर नंबर 8 है, उससे पहले हम लोग 7 चैप्टर करवा चुके हैं और उनके MCQ भी आपको दे चुके हैं। अब NCERT जो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहे कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो और अगर आप स्कूल में हैं तो आपके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो दोनों बच्चे इस NCERT को देख सकते हैं। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये NCERT आपको एकदम फ्री में प्रोवाइड करवाई जाती है, क्योंकि अगर आपको बहुत से चैनल हैं और इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो आपको NCERT में पैसों में देते हैं, लेकिन हमारे चैनल पर ये आपको बिल्कुल फ्री मिल रही है। साथ में इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों ही मीडियम में आपको प्रोवाइड करवा दी जाती है। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, बीच में इसके बिल्कुल भी ना करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो चैप्टर नंबर 8 है, क्लास 8 है, उसका नाम है चैप्टर 8 है, क्लास 7 है हमारी। ठीक है, क्लास कौन सी है? क्लास है हमारी 7वीं क्लास हम लोग चला रहे हैं और उसके बाद हम 8th क्लास लेकर आएंगे और बाद में हम और सब्जेक्ट्स भी आपके लिए लेकर आएंगे NCERT के। तो चैप्टर है हमारा ह्यूमन एनवायरमेंटल इंटरेक्शन, द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन। यहाँ पर क्या है? मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया। यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे कि मानव का पर्यावरण के साथ क्या इंटरेक्शन है और वो भी कहाँ पर? आपका उष्णकटिबंधीय साथ में उपोष्ण प्रदेश। यहाँ पर हम लोग 2 रीजन पढ़ेंगे, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल। ठीक है, और ट्रॉपिकल में क्या पढ़ेंगे? ट्रॉपिकल में पढ़ेंगे हम लोग अमेज़न बेसिन। ठीक है, मतलब कि जो अमेज़न नदी है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बेसिन के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ का जलवायु कैसा है। जो अमेज़न बेसिन है जो कि आपको साउथ अमेरिका में मिलता है, उसके जलवायु क्या है, वहाँ पर रेन फॉरेस्ट है तो वहाँ पे कैसे कैसे पशु पक्षी पाए जाते हैं, कौन से वेजिटेशन पाई जाती है। ठीक है, वहाँ पर जो भी लोग रहते हैं उनका रहन सहन कैसा है, वहाँ की लाइफ कैसी है। ठीक है, ये सारा पढ़ेंगे। और उपोष्ण प्रदेश मतलब कि जो सब ट्रॉपिकल रीजन है, उसके अंदर हम लोग अपनी इंडिया में जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है उसके बारे में पढ़ेंगे। वहाँ पर कौन से जानवर हैं, कैसे लोग रहते हैं, क्या जलवायु है, ये सारा, क्या वेजिटेशन है, क्या वनस्पति है, वो सारा का सारा इस चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लाइफ इन द अमेज़न बेसिन। अब देखो, इसको पढ़ने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि जो अमेज़न बेसिन है वो आपका कहाँ पड़ता है। देखो, अमेज़न से आपको समझ में आ गया हो कि अमेज़न के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये वही नदी है जो कि विश्व की सबसे बड़ी नदी है, मतलब कि लार्जेस्ट रिवर है, वही नदी है हमारी अमेज़न रिवर, मतलब कि जो नदी हो गई। अब वो कहाँ पर है? वो आपको सबको पता होगा कि वो ब्राज़ील में है और साउथ अमेरिका, मतलब कि हमारा जो दक्षिण अमेरिका है उस कंटिनेंट महाद्वीप में ये पड़ती है। अब यहाँ पर क्या है? जो अमेज़न बेसिन का मतलब क्या है? देखो, आपने अमेज़न नदी तो सुनी है, अब आप पूछोगे मैम ये बेसिन क्या है? अब देखो, बेसिन का मतलब ये हो गया कि जैसे कि आपके पास किचन में एक बेसिन होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग, मम्मी जो होती हैं, हम लोग बर्तन मांजते हैं, बर्तन साफ़ करते हैं, इस तरीके का बेसिन होता है। ठीक है, सबको पता होगा, सबके पास होगा। तो इस तरीके का बेसिन होता है, तो वही है। यहाँ पर हम लोग करते हैं रिवर बेसिन के बारे में, मतलब कि जो नदी का बेसिन है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि नदी का बेसिन का मतलब क्या हुआ कि आप सबको पता है कि जो नदियाँ होती हैं उनकी बहुत सारी सहायक नदियाँ
मतलब कि ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज भी होती हैं, ठीक है। नदियाँ और ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज होती हैं, ठीक है, जो इस मेन रिवर में आकर मिलती है। तो वो नदियों ने अपना कहाँ कहाँ तक, किस किस क्षेत्र, किस किस एरिया तक वो फैली हुई हैं, कहाँ कहाँ से आ रही हैं, ठीक है, कितना बड़ा एरिया है, तो उसी एरिया को हम बोलते हैं बेसिन। जैसे कि हमारी किचन में क्या होता है, बेसिन, ठीक है, किचन में हमारा हो गया बेसिन, ठीक है। और जैसे हमने यहाँ बर्तन साफ़ कर लिए तो पूरा बेसिन की इतना एरिया है कि यहाँ तक ही हम लोग इसी में बर्तन अपने साफ़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बर्तन हम लोग का इतना ही एरिया है। और साथ में बेसिन का मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने पानी यहाँ डाला, चाहे यहाँ डाला, यहाँ डाला, यहाँ डाला, वो जाके इस पाइप में ही गया है, यहीं पर घुसा है, इसी एरिया में घुसा है। तो ये जो मेन पाइप जो है वो हमारा हो गया मेन रिवर हो गई। और जो पानी हमने यहाँ से डाला, यहाँ से डाला, वो एक ही रिवर में गया है, एक ही पाइप में गया है, तो ये हुआ हमारा मेन रिवर। तो यहीं पर है कि रिवर बेसिन हो गया। मतलब यहाँ पर हम बात करेंगे अमेज़न बेसिन की, मेन रिवर हमारी अमेज़न है, उसके साथ में उसके ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज आ रही हैं। तो बस इसी एरिया के बारे में हम लोग पढ़े, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि मैंने आपको क्या बताया कि जो नदी है हमारी मेन रिवर है, हमारी अमेज़न नदी है, ठीक है, अमेज़न रिवर है। और उससे जो मिल रही हैं नदियाँ, चाहे ट्रिब्यूटरीज हो, चाहे मिल रही हैं, निकल रही हैं, ट्रिब्यूटरी डिस्ट्रीब्यूटरी हो, वो कहाँ मिल रही हैं, एक मेन ही रिवर में मिल रही हैं। तो वो कहाँ से निकली, सारी नदियाँ, कितना एरिया कवर करा, तो उस पूरे एरिया को हम बोलेंगे बेसिन। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे अमेज़न बेसिन के बारे में पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्या है हमारा, पहला है कि जो रिवर अमेज़न है उसके लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। देखो, लाइफ इन द अमेज़न बेसिन, कि अमेज़न बेसिन में जीवन कैसा है, ये हमारा हो गया पहला टॉपिक हो गया, ठीक है, हेडिंग हो गई पहली। अब उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला क्या लिखा है कि रिवर अमेज़न फ्लोज थ्रू द इक्वेटोरियल रीजन, कि ये जो नदी है ये भूमध्य प्रदेश से होकर बहती है, ठीक है, भूमध्य प्रदेश से होकर बहती है। अब दोबारा देख लेते हैं। अब देखो, ये जो नदी है, सिंपल सी बात है कि साउथ अमेरिका की बात हो रही है, तो नदी यहाँ और साउथ अमेरिका में इस एरिया से 0 डिग्री अक्षांश मतलब कि लैटिट्यूड से होकर हमारा क्या जाता है, इक्वेटर जाता है, ठीक है। तो इक्वेटर का मतलब हो गया कि विषुवत रेखा बोलो या फिर भूमध्य रेखा बोलो, हिंदी में अगर हम बोलते हैं। तो ये हमारी कहाँ से जाती है, अमेज़न नदी से होकर गुजरती है। इसमें यही बोला है कि ये जो हमारी नदी है, ठीक है, ये जो हमारी अमेज़न नदी है वो उसका जो बेसिन है रिवर अमेज़न का, वो इस बेसिन से मतलब इस इक्वेटर से होकर गुजरता है। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि जो हमारी जो नदी है, ये देखो नदियाँ, आपको पता होगा कि ज़्यादातर जो नदियाँ जो होती हैं वो पहाड़ों से निकलती हैं। अब पहाड़ों से कैसे निकलती हैं, पहाड़ों से ऐसे निकलती हैं, जो पहाड़ों पे जो बर्फ़ होती है ना, ग्लेशियर जो होते हैं, जब वो पिघल जाते हैं तो वो पानी जो होता है वो नदियों का रूप ले लेता है। इसी तरीके से जो हमारी अमेज़न नदी है, अमेज़न रिवर है, वो भी पहाड़ों से होकर निकलती है। अब यहाँ पे कौन से पहाड़ है, यहाँ पर आपको मिलेंगे एंडीज़ के पहाड़, ठीक है, एंडीज़ के पहाड़ मिलेंगे। तो वेस्ट में, पश्चिम में क्या हो गया, एंडीज़ के पहाड़ हो गए। यहाँ से नदी निकली और निकल के कहाँ पर आ गई, अटलांटिक ओशियन में आ गई, मतलब कि अटलांटिक महासागर में आके ये गिर जाती है। ये इंपॉर्टेंट बात होगी। दूसरा ये है कि अभी इक्वेटर, ये जो हमारा जो बेसिन है, हम बेसिन की बात कर रहे हैं, जो हमारा बेसिन है ये इक्वेटोरियल रीजन के अंदर है। अब उसका कोई ना कोई लैटिट्यूड तो होगा ही ना, मतलब कुछ ना कुछ अक्षांश होगा, ठीक है। तो जो उसका अक्षांश है वो आपको मिलेगा 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ तक, ठीक है, 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ तक ये जो हमारा अमेज़न बेसिन है ये फैला हुआ है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। कहाँ से फैला हुआ है कि 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 10 डिग्री साउथ तक हमारा जो अमेज़न बेसिन है ये फैला हुआ है। ये वाली पॉइंट हो गया। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, ये जो हमारी अमेज़न रिवर है ना, जो नदी है, ये जब अटलांटिक ओशियन में, मतलब अटलांटिक ओशन जो कि हमारा ईस्ट में पड़ता है, मतलब कि जो पूरब में पड़ता है, जब वो उस अटलांटिक महासागर में गिरती है तो एक यहाँ पर ये एक तरीके का उसका जो रिवर माउथ कहलाता है, ठीक है। रिवर माउथ का मतलब क्या होगा कि जो हमारी नदी का मुहाना, ठीक है, नदी का मुहाना का मतलब ये हो गया कि जब भी रिवर अब एक जगह से एक वाटर बॉडी दूसरी वाटर बॉडी में मिल रही है,
ठीक है, मतलब कि जो नदी है वो आके सागर में मिल रही है, तो इस वाली जो जगह होगी हमारी, ठीक है, इस वाली मिलने वाली जगह को हम क्या बोलेंगे, ये नदी का हमारा मुहाना है, मतलब कि नदी जो है नदी का रिवर माउथ है, ये रिवर माउथ होगी। चलिए ये हमारा हो गया। अब हम पढ़ लेते हैं कि जो नदी है बड़ा बेसिन है इसका, तो ऐसा तो है नहीं कि केवल एक ही कंट्री से होकर गुजर रही होगी, नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता ऐसा। तो ये बहुत सारी कंट्री से होकर गुजर रही है। इसका जो बेसिन की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, जो बेसिन है रिवर बेसिन का, तो वो कहाँ से होकर गुजर रही है, तो वो होकर गुजर रही है आपके ब्राज़ील से, ठीक है। कहाँ से होकर गुजर रही है, ब्राज़ील से। देखो ब्राज़ील से होकर गुजरना इसका लाजमी है, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारी जो नदी है वो ब्राज़ील में ही पाई जाती है। अमेज़न रिवर जो है वो आपकी ब्राज़ील में पाई जाती है। तो कहाँ से होकर गुजरी, वो गुजरी आपकी ब्राज़ील से होके, ठीक है। दूसरे में वो कहाँ से गुजरी, वो है कि गुजरी पेरू से होकर, ठीक है। अब पेरू क्या है, पेरू है आपका, अगर हम पेरू बोले तो इस साइड में आपका पेरू पड़ता है, ठीक है, यहाँ पे आपका पड़ता है पेरू, ठीक है। और यहाँ पे आपका पड़ गया पेरू, फिर ये आपका पड़ गया ब्राज़ील, ठीक है। और उसके बाद है बोलीविया, बोलीविया नीचे की साइड, ठीक है। इसका पूरा बना लेते हैं अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि जो हमारा अमेज़न बेसिन है वो कौन कौन से देशों से होकर गुजरता है। तो कौन सा देश हो गया, पेरू से होकर गुजरता है, ठीक है। साथ में वो गुजरता है इक्वाडोर हो गया, कोलंबिया, वेनेजुएला, ब्राज़ील, बोलीविया, ठीक है। अगर एग्ज़ाम में आता है तो हमें ये लेकर बता के आना है, उनको एग्ज़ाम में सही आंसर लगा कर आना है कि अमेज़न जो बेसिन है वो इन सभी देशों से होकर गुजरता है। तो ये हमारा हो गया इम्पॉर्टेंट पॉइंट। चलिए चलते हैं हम लोग अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि जो अमेज़न नदी है वो इक्वेटोरियल रीजन से बहती है, ये मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। वो एंडीज़ माउंटेन वेस्ट में, उसके पूर्व पश्चिम में देखें तो माउंटेन से होकर निकलती है और अटलांटिक महासागर में आके गिर जाती है, ये आपको मैंने बता दिया। अब बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज़ हैं, ठीक है, जो अमेज़न रिवर को ज्वाइन करती है, उससे हमारा अमेज़न बेसिन बनता है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। जो नदी है, जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि से मिलती है उसे नदी का मुहाना बोलते हैं, ये मैंने आपको बता दिया कि रिवर माउथ के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अमेज़न नदी में बहुत सारी सहायक नदियाँ मिलकर अपने अमेज़न बेसिन का निर्माण करती है। सेम बात वही है जो आपको मैंने बताई है कि बेसिन का मतलब होता क्या है, ठीक है। चलिए इससे ठीक है, अब यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि ये हमारी चैनल पर जो चलने वाली सीरीज़ है, ठीक है, उनके लिए है कि हमारे चैनल पर GS के MCQs हैं, ठीक है, जो 8 MCQs है उसकी सीरीज़ चल रही है। वहाँ पर हम लोग जो भी न्यूज़ में, ठीक है, जो न्यूज़ में खबरों में जो इंपॉर्टेंट खबरें रहती हैं उनसे जो क्वेश्चन बन के हमारे एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो आपके लिए कवर करवाते हैं। साथ में पॉलिटी की MCQs की सीरीज़ है और NCERT की, देखो NCERT जो आपको मैं पढ़ा रही हूँ वही है, डिटेल एनालिसिस पढ़ाते हैं पहले, उसके बाद उससे बनने वाले सारे MCQs भी आपके लिए अपलोड कर दिए जाते हैं। फिर हमारी ट्रिक में हम लोग 5 MCQ करवाते हैं, अनोखे तरीके से करवाते हैं, जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकते हैं उनको फन में आपके लिए कवर करवा देते हैं। फिर है हमारे करंट अफेयर मंथली, ठीक है, मंथ में महीने में जो भी इम्पॉर्टेंट खबरें रहती हैं उनको कंपाइल करके हम लोग आपको मैगज़ीन के रूप में दे देते हैं, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में रहती है। अप्रैल की हम लोग ला चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं। और अप्रैल में हम लोग आपके लिए 70 वन लाइनर में हमने पूरा का पूरा अप्रैल का महीना कवर करवा दिया है, तो आप जाके देख सकते हैं। फिर हमारी मेंस के टॉपिक्स की, कि जहाँ पर जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे मेंस के टॉपिक जो भी इम्पोर्टेंट रहते हैं उनको डिटेल में हम लोग समझा देते हैं, जिससे कि जब वो एग्ज़ाम दें तो उनको अच्छा फील हो। उसके बाद है हमारी शॉर्ट वीडियोस की सीरीज़ है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो भी कंसेप्ट रहता है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट से क्वेश्चन बन के आ सकता है, उसको हम अच्छे से आपके लिए उस कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। और हम लोग अपनी जो कम्युनिटी है चैनल की उस पर क्वेश्चन डालते रहते हैं, जिससे कि आप लोग उनको अटैम्प्ट करें और एग्ज़ाम में जाके आपकी प्रैक्टिस हो जाए जाने से पहले, ठीक है। और सबसे ये सीरीज़ जितनी भी हैं वो सारी की सारी हिंदी और इंग्लिश मीडियम में है, तो जाइए चैनल में देखिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। हाँ, अब टॉपिक में क्या है जो आपको मैंने बता दिया कि जो हमारा रिवर बेसिन है वो ब्राज़ील का जो रिवर बेसिन है वो पेरू, ब्राज़ील, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला के कुछ हिस्सों से होकर गुजरता है। चलिए ये तो हमारी बात हो गई कि हमारे अमेज़न बेसिन में जीवन कैसा है, ये बात होगी। अब हम पढ़ेंगे जो उसमें जलवायु कैसी है, ठीक है, इसका क्लाइमेट कैसा है, अमेज़न बेसिन का क्लाइमेट कैसा है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, जो अमेज़न बेसिन है वो डायरेक्टली
अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है। आपको मैंने बता दिया, पहले हम पढ़ चुके हैं कि जो अमेजन बेसिन है हमारा, ठीक है, अमेजन बेसिन मतलब कि जो नदियों का जो जाला है वो इक्वेटोरियल रीजन के आसपास फैला हुआ है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, उसके इक्वेटोरियल रीजन की वजह से वहाँ का जो क्लाइमेट है, जलवायु है, वो बहुत ही गर्म और नम रहती है, ठीक है। इसके बारे में समझेंगे ऐसा क्यों है, ये भी आपको मैं बताऊंगी, ठीक है। इक्वेटोरियल रीजन की वजह से यहाँ पे जलवायु है जब वो गर्म रहती है और नम रहती है, तो इसीलिए वहाँ की जो जलवायु को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल क्लाइमेट बोलते हैं, मतलब कि भूमध्य जलवायु हम लोग बोलते हैं। अब इसके बारे में आपको पहले ही क्लास 6 में समझा चुके हैं कि इक्वेटोरियल टाइप की जो क्लाइमेट है वो कैसा हो, क्लास 7 में समझा चुके हैं, वो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ऐसा क्यों होता है, आपको एक आइडिया मैं दे देती हूँ। आइडिया में क्या है कि ये देखिए, ये हमारा अर्थ है, ठीक है, ये हमारा अर्थ है, ठीक है, ये हमारी छोटी सी अर्थ है हमारी। तो यहाँ पर क्या होता है, ये हमारा इक्वेटर है, यहाँ पे सूरज है। जब सूरज आता है ना, तो सूरज की डायरेक्ट किरणें होती हैं वो इसी रीजन पे पड़ती हैं। अब इस रीजन पे पड़ने से क्या होता है कि यहाँ की जो ज़मीन है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, ठीक है, ठीक है। वहाँ की जो ज़मीन है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, उसके आसपास के समुद्र भी बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं। तो गर्म होने की वजह से क्या है, यहाँ पे एक लो प्रेशर, ठीक है, निम्न दाब एक क्रिएट हो जाता है, बन जाता है। उसकी वजह से हवाएं ऊपर जाती हैं, और ठीक है, हवाएं ऊपर की साइड जाती हैं, और वहाँ पर क्या होता है, वो हवाएं ऊपर जाके एक बादल का रूप ले लेती हैं, ठीक है। तो गर्म हवाएं ऊपर जा रही हैं, बादल का रूप ले लेंगी। कैसे ले लेंगी, क्यों, क्योंकि जब हवाएं गर्म होती हैं तो नीचे समुद्र है, तो वो हवाएं एकदम शुष्क हवाएं हैं, तो उनमें जो पानी है समुद्र का वो भर जाता है, ठीक है। तो समुद्र का, एक मिनट, जो हमारा जो सूरज है उसकी वजह से पहले क्या हुआ कि ये जो ज़मीन है वो गर्म हो गई, गर्म होने से हवाएं ऊपर उठी, वो शुष्क हो गई, ठीक है। और शुष्क होने की वजह से जो समुद्र का जो पानी था इन्होंने अपने अंदर भर लिया। उसके बाद धीरे 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 ये ऊपर गई, ऊपर जाके ठंडी हो गई, बादल बन गए, और नीचे क्या हुआ, नीचे इन्होंने बारिश कर दी, ठीक है। ऐसा फेनोमेना है, ये रेगुलरली हमारे इक्वेटोरियल क्लाइमेट में होता रहता है, इक्वेटर के पास होता रहता है। इसीलिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो पूरे वर्ष यहाँ पर जो जलवायु है वो नम रहती है, साथ में वो गर्म रहती है। नम क्यों रही, क्योंकि यहाँ पर वर्षा होती रहती है, ठीक है। ये हमने समझ लिया, पूरा बेसिक समझ लिया। अब क्या है कि दोनों दिन हो चाहे रात हो, लगभग इक्वल ही इनका क्लाइमेट होता है, हॉट होता है, ह्यूमिड होता है, क्योंकि बारिश होती रहती है, सब गर्म रहता है, ऊपर हवाएं उठती हैं, तो ये लाजमी है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप गर्म और आर्द्र होता है। अब गर्म और आर्द्र होने से क्या होता है कि यहाँ पे चिपचिपाहट का महसूस होता है, एकदम चिपचिपा महसूस होता है। जैसे कि हम लोगों को क्या कब महसूस होता है, जुलाई अगस्त में हम लोगों को भी चिपचिपाहट महसूस होती है, क्योंकि बारिश भी होती है और साथ में गर्मी भी होती है। अब बारिश हो गई, बारिश होने से क्या हुआ, नीचे की ज़मीन गीली हो गई, ऊपर से धूप पड़ गई, तो उससे क्या हुआ, वो हवाएं ऊपर उठ रही हैं, तो चिपचिपाहट का मौसम हो गया। चलो अब यहाँ पर क्या है, अब देखो सेम बात यही है कि यहाँ पर जो है लगभग हर दिन बारिश होती रहती है, यहाँ पर प्रतिदिन वर्षा होती है, और वर्षा कभी भी हो जाती है, कोई चेतावनी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, आपको मैंने समझाते हैं। इक्वेटर है, सूरज आता है, गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं, बादल बनाती है और बारिश कर देती हैं, तो इसका रीज़न ये हो गया। अब डे का जो टेम्परेचर है, दिन का अगर हम तापमान की बात करें तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, हाई होता है, वहाँ का जो टेम्परेचर है उच्च होता है, अति उच्च होता है, और साथ में ह्यूमिडिटी होती है। लेकिन अगर हम रात की बात करें तो रात के समय में तापमान तो कम हो जाता है, लेकिन ह्यूमिडिटी वैसी की वैसी ही बनी रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि दिन के समय क्या हुआ, जो टेम्परेचर है वो हाई है, साथ में जो आर्द्रता है, ह्यूमिडिटी भी हाई है। लेकिन अगर नाइट में बोलें तो टेम्परेचर कुछ कम हो जाता है, लेकिन ह्यूमिडिटी हमारी बनी रहती है। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि हमने यहाँ पर अमेज़न बेसिन का क्लाइमेट मतलब कि जलवायु हम लोगों ने पढ़ ली। चलिए अब हम वहाँ के रेन फॉरेस्ट पढ़ेंगे। अब देखो, अब सिंपल सी बात है कि यहाँ पर सूरज है, सॉरी हमारी अर्थ है, इक्वेटर है, सूरज है, गर्म हो रहा है, बारिश हो रही है, लगातार दिन में बारिश हो रही है, ठीक है, गीला ज़मीन है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इस मौसम की वजह से यहाँ पे बहुत सारे पेड़ और घना जंगल हो जाता है, ठीक है।
तो घना जंगल की वजह से क्या हुआ कि वर्षा वन हो गया। वर्षा वन का मतलब ही यही है कि बारिश होना बार बार, और उस बारिश होने की वजह से इन पेड़ों को रहने के लिए, उगने के लिए एक अच्छी कंडीशन मिल जाती है, कंडीसिव एनवायरनमेंट मिल जाता है। तो इसकी वजह से इक्वेटर के आसपास आपको ज़्यादातर वर्षा वन ही मिलेंगे, और वो वर्षा वन हमारे अमेज़न बेसिन में भी मिलते हैं। तो हम उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखो वही चीज़ बोली गई है कि हैवी रेन, अत्यधिक वर्षा होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर थिक फॉरेस्ट बन जाते हैं। थिक फॉरेस्ट का मतलब क्या है, सघन टाइप के वन बन जाते हैं। देखो यहाँ पर बहुत सारी वर्षा हो रही है तो पेड़ यहाँ, एक पेड़ यहाँ, उसके ऊपर फिर यहाँ पेड़, फिर यहाँ पेड़, मतलब कि एक पूरा का पूरा घनत्व टाइप का यहाँ पे पेड़ एकदम पास पास पेड़ बना लेते हैं। ठीक है, अब इतने सारे यहाँ लोगों ने पेड़ बना लिए, अब पत्तियाँ और शाखाओं की छत सी बन जाती है। अब देखो एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि यहाँ पर ये पेड़ जो होते हैं वो अपनी पत्तियाँ नहीं गिराते हैं। ठीक है, ये अपनी जो लीव्स हैं उनको सीज़न में नहीं गिराते हैं। क्यों नहीं गिराते हैं? क्योंकि इनके पास पानी की कमी ही नहीं है। पानी की कमी ना होने की वजह से वो पत्तियाँ अपनी नहीं गिराते हैं और ये घना जंगल बना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, लेकिन अगर आप डेसिडुअस फॉरेस्ट में जाओगे तो वहाँ पर एक समय में वो जो पेड़ जो होते हैं वो अपनी पत्तियां नीचे गिरा देते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बारिश कुछ समय नहीं होती है, तो अपने उस मॉइस्चर को बचाने के लिए वहाँ के पेड़ जो होते हैं पत्तियां गिरा देते हैं। लेकिन जो रेन फॉरेस्ट के जो पेड़ हैं उनके पास पानी की कमी नहीं है। ठीक है, ये आपको मोटा मोटा बता रही हूँ कि उनके पास पानी की कमी नहीं है, तो ये पेड़ अपनी पत्तियां नहीं गिराते, उनके पास हमेशा ही सदाबहार टाइप पे रहते हैं। लेकिन अगर डीप में जाएँ, अगर हम डीप में जाएंगे ना, ये आपको मैंने मोटा मोटा बता दिया, तो ये पेड़ भी पत्तियां गिराते हैं, लेकिन एक साथ नहीं गिराते हैं। कभी इस पेड़ ने गिरा दी, कभी इस पेड़ ने गिरा दी, क्योंकि नई नई पत्तियां तो हर पेड़ पे आती ही रहती हैं। ऐसा तो है नहीं कि 100 साल से एक पेड़ पे एक ही पत्ती है, ऐसा नहीं होता। पत्तियां तो गिराते हैं लेकिन एक साथ नहीं गिराते हैं, और ना ही पानी की कमी की वजह से ये पत्तियां अपनी गिराती हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि इनकी पत्तियों और शाखाओं की छत सी बन जाती है। वो पेड़ जब पत्तियां ही नहीं गिराएंगे तो एक छत सी बना लेंगे अपनी। ठीक है, एक छत सी बना लेंगे, घना जंगल है, छत है, एकदम सघन टाइप का जंगल बन गया, एकदम एक पेड़ एक दूसरे के पास, एकदम पास एकदम पास एकदम पास। उससे क्या होता है कि जो सूरज होता है, देखो सूरज जो होता है, यहाँ से सूरज निकला। ठीक है, यहाँ से कौन निकला? यहाँ से निकला आपका सूरज, यहाँ से सूरज निकल गया। तो वो जो सूरज होता है जब वो अपनी किरणें यहाँ पर डालता है, इस रेन फॉरेस्ट में डालता है, वो नीचे तक नहीं जा पाती हैं। ठीक है, और यहाँ पर नीचे की साइड ज़मीन में छाया बनी रहती है। ठीक है, आपने बहुत सारी मूवीज़ में भी देखा होगा, आपने डिस्कवरी जो चैनल है वहाँ पर भी तो आप लोगों ने इस टाइप के रेन फॉरेस्ट देखे होंगे। ठीक है, वो अंदर जाते हैं तो अंधेरा अंधेरा होता है, असल में अंधेरा नहीं होता, लेकिन वो अंधेरा किसकी वजह से होता है? इन पेड़ों की सघनता की वजह से होता है, थिक फॉरेस्ट की वजह से होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पे सेम बात यही लिखी हुई है कि सनलाइट इज़ नॉट अलाउड टू रीच द ग्राउंड, सूर्य का प्रकाश धरा तक नहीं पहुँचता है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जब वो सूर्य का जो प्रकाश है वो नीचे नहीं जा रहा, तो उनके वजह से जो वनस्पति वहाँ पर जो उगती है तो वो उसी टाइप की उगती है जो कि छाया में फल फूल सकती है। ठीक है, वनस्पति तो उगती है नीचे, लेकिन कैसी उगती है? जो कि छाया में उग सकती है। जिसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? ऑर्किड्स, ब्रोमीलियाड्स हो गया। ठीक है, पैरासाइटिक प्लांट्स हो गए। ठीक है, वही सेम चीज़ यहाँ परजीवी पौधे हो गए। परजीवी पौधे कौन से हो गए कि इस टाइप के जो पौधे होते हैं वो अपना खाना बनाने के लिए कीड़े मकोड़ों को अपने ही जाल में फंसा लेते हैं, तो वो आपके हो गए पैरासाइटिक प्लांट्स हो गए। ये वाली बात होगी। चलिए यहाँ पे हमने क्या पढ़ लिया? प्लांट्स के बारे में पढ़। ठीक है, और ऐसी बेलें जो एक पेड़ के ऊपर चढ़ के उसका जो न्यूट्रिशन होता है, उसका जो खाना होता है, उसको चूस लेती है और खुद आगे बढ़ जाती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैरासाइट्स बोलते हैं, पैरासाइटिक प्लांट्स बोलते हैं, परजीवी पौधे उनको बोलते हैं। ये तो हमने हमारी बात होगी पौधों की। अब हम चलते हैं कि यहाँ पे पौधे हैं तो यहाँ पर जो है पक्षी भी मिलते होंगे। तो यहाँ पर किस टाइप के पक्षी मिलते हैं? तो यहाँ पर जो पक्षी मिलेगा वो मिलेगा आपका जैसे हमिंग बर्ड हो गया, ठीक है, टूकन हो गया, ठीक है, और पैराडाइज, बर्ड ऑफ पैराडाइज हो गया। ये सारे के सारे इस टाइप के पक्षी आपको, विभिन्न प्रकार के पक्षी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। अब पक्षी की बात कर ली, आप कहते हैं यहाँ पे
एनिमल भी या प्राणी जो है वो किस टाइप के मिलते हैं, वो मिलेंगे, वो बंदर मिल गया आपको, स्लॉथ मिल गया, चींटी खाने वाले जानवर जिसका कि नाम है टैपीर हो गया, ठीक है। वो एक जानवर है जो कि चींटी खाता है, कि वो चींटी जाएगा, उसका लंबा सा मुंह होता है, इस टाइप का उसका मुंह है, ठीक है। उस मुंह से वो जाएगा, चींटी के बिल में जाएगा और चींटी को खा लेगा, तो वो हो गया आपका टैपीर, उसको हम बोलते हैं टैपीर। साथ में और भी बहुत सारे जानवर मिलते हैं, जैसे कि क्रोकोडाइल मिलेगा, मतलब कि मगरमच्छ मिलेगा, अलग अलग टाइप के आपको सांप मिलेंगे, ठीक है। अब जैसे कि एनाकोंडा आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, आपने मूवी भी देखी होगी, तो वो जो एनाकोंडा सांप है वो भी आपको इस रेन फॉरेस्ट, जो कि अमेज़न बेसिन में जो रेन फॉरेस्ट है वहाँ पर मिल जाता है। एक टाइप का आपका बोआ भी मिल जाता है साथ में। और पिराना फ़िश कौन सी होती है, वो फ़िश होती है, वो मछली है, पिराना वो मछली है जो कि मांस खाती है, ठीक है, जो कि इसके सामने कुछ भी आ जाए वो क्या करेगी, वो उस चीज़ को खा जाएगी, ठीक है। तो वो आपकी पिराना मछली बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। अब हमने क्या क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने लाइफ हमने पढ़ ली कि अमेज़न बेसिन में जीवन क्या है, उसकी जलवायु क्या है, ठीक है, वहाँ के रेन फॉरेस्ट कैसे हैं और रेन फॉरेस्ट वहाँ पे क्यों बनते हैं, ठीक है, वहाँ पे किस टाइप के एनिमल मिलते हैं, किस टाइप की वनस्पति मिलती है, किस टाइप के आपको पक्षी मिलेंगे, वो सारा हमने पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे कि वहाँ पर लोग भी तो रहते होंगे, ठीक है ना, उन जंगलों में लोग भी रहते हैं, तो उन जंगलों में रहने वाले लोगों के बारे में पढ़ेंगे कि वर्षा वन के निवासी, कि वहाँ के जो वर्षा वन है वहाँ पर लोग किस टाइप से रहते हैं। अब वहाँ पे लोग भी रहते हैं, अब लोग जो हैं वो अपना जीवन यापन कैसे करते हैं, वो क्या करते हैं कि वो लोग कल्टीवेशन करते हैं, वनों के कुछ वृक्षों को काट कर। अब इंसान है रहेगा तो खेती बाड़ी तो करेगा ही ना, खाना पीना करने के लिए, तो वहाँ के जो लोग हैं वो लोग क्या करते हैं कि कुछ एरिया, मान लो कि इतना बड़ा आपका एरिया है, ठीक है, तो वहाँ पर कि उस और पूरे में जंगल में वृक्ष ही वृक्ष हैं, पेड़ ही पेड़ हैं, तो कुछ पेड़ों को काट देंगे, इतना एरिया वो अपना क्लियर कर लेंगे, ठीक है, क्लियर कर लेंगे। फिर वहाँ पर उसको उस एरिया को, पेड़ कैसे काट लिए, तो उस एरिया को साफ़ करके वहाँ पर अपना वो जीवन यापन करते हैं और अपनी क्रॉप्स उगाते हैं, जैसे कि टैपियोका हो गया, पाइनएप्पल हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, ठीक है, अनानास हो गया, शकरकंदी हो गई, ये सारे के सारे वहाँ पर ज़्यादातर यही चीज़ें उगाई जाती हैं, ठीक है। चलो हो गया। अब वहाँ के जो मैन होते हैं, ठीक है, वहाँ के जो पुरुष हैं वो शिकार करते हैं, ठीक है, शिकार करते हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं, तो ये वहाँ की बात होगी, शिकार कर रहे हैं, मछलियाँ पकड़ रहे हैं। और जो वुमेन है, वहाँ की जो औरतें होती हैं वो क्या करती हैं, वो फार्मिंग करती हैं, मतलब कि एग्रीकल्चर को संभालती हैं, अपने घर को संभालती हैं, अपनी फैमिली का वो ध्यान रखती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ वहाँ पर स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन करी जाती है। स्लैश एंड बर्न का मतलब हो गया कृतन एवं दहन कृषि पद्धति का यूज़ करा जाता है। अब ये क्या होती है, ये वो कल्टीवेशन या फिर वो पद्धति है जहाँ पर कि जो लोग होते हैं एक एरिया में क्या करते हैं, क्लियर जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनको क्लियर कर देते हैं। कैसे क्लियर कर देते हैं, उन पेड़ पौधों में आग लगा देते हैं, ठीक है, उसमें आग लगा दी, उनको जला दिया, ये सारा का सारा काम वहाँ पे वो कर देते हैं, जला देते हैं। जलाने के बाद क्या होता है कि उनकी जो ऐश आती है, जो उनकी जो मिट्टी होती है, ठीक है, वो सारी सारी यहाँ पे मिट्टी आ गई पेड़ पौधों की, तो वहाँ पे वो हो जाती है, तो उसकी वजह से जो मिट्टी को ये उपजाऊ बना देता है और फिर इस मिट्टी पर वो अपनी फसलें उगा देते हैं, ठीक है, वो फसलें उगा देते हैं। फसलें उगाने के बाद फिर इस एरिया को वो छोड़ के चले जाते हैं, फिर अगले साल वो क्या करते हैं, कोई दूसरे एरिया में ऐसा कुछ काम करते हैं, ठीक है, मतलब कि कुछ सालों तक यहाँ पर खेती करेंगे, फिर इस एरिया को छोड़ देंगे, जिससे कि यहाँ पर दोबारा से उसकी जो उपजाऊ है, फर्टिलिटी है हमारी मिट्टी की, वो दोबारा हो जाए। फिर कुछ एरिया को यहाँ पर क्लियर कर लिया, फिर इस एरिया को छोड़ दिया, फिर ये क्लियर कर लिया, फिर इस एरिया को छोड़ दिया, फिर दोबारा इस एरिया में आ गए, फिर इस तरीके से रोटेशन की चलती रहती है। तो उसको हम बोलते हैं स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन, मतलब कि कृतन एवं दहन कृषि। तो यहाँ की जो पद्धति है वो ये वाली, जो लोग हैं जो रेन फॉरेस्ट में रहते हैं, हमारे अमेज़न बेसिन की जो रेन फॉरेस्ट में जो लोग रह रहे हैं वो इस पद्धति का यूज़ करते हैं। अब क्या है कि वहाँ पर इम्पॉर्टेंट, मतलब कि मुख्य आहार क्या है कि वहाँ के ज़्यादातर लोग क्या खाते हैं, तो वो खाते हैं कसावा मतलब हो गया आपका मैनियोक, ठीक है, मैनियोक। और वो क्या होता है, जैसे हमारा आलू होता है ना, जैसे हमारा आलू है, हम लोग खेतों में आलू उगाते हैं, तो इसी टाइप का
जो अंडरग्राउंड, जो ज़मीन के अंदर उगता है ये कसावा, जैसा हमारा आलू उगता है सेम वैसा ही होता है। तो ये मुख्य आहार ज़्यादातर ये लोग यही खाते हैं। जैसे कि हम लोग बिहार की बात करें तो बिहार में ज़्यादातर लोग क्या खाते हैं, चावल खाते हैं, तो वहाँ का मुख्य भोजन क्या है, चावल है। ऐसे उनका जो मुख्य आहार है ये मेन्यू का है हमारे अमेज़न बेसिन में रहने वाले लोगों का। चलिए, साथ में केवल ये कसावा ही नहीं खाते हैं बल्कि ये लोग चींटियाँ भी खाते हैं, चींटियों की रानी भी खाते हैं, ठीक है। और साथ में अंडकोश भी खा लेते हैं, जैसे बकरी के अंडे हो गए, तो वो लोग भी ये लोग भी मतलब ये लोग ये भी खाते हैं। चलिए, अब क्या है, नकदी फसलें मतलब कि कैश क्रॉप, ऐसी फसलें जिनको कि ये व्यापार करते हैं, जिनको बेच के थोड़ा बहुत पैसा कमा लेते हैं। तो वो कौन कौन सी फसलें हैं, वो है कॉफ़ी है, मेज़ है, कोकोआ है, मतलब कॉफ़ी, मक्का और कोको। अब इससे क्या है, देखो कॉफ़ी हम सब ने पी है, मेज़ मतलब कि भुट्टा होगा, कोकोआ वो है जबकि चॉकलेट में यूज़ होता है, और भी चीज़ों में यूज़ होता है, जैसे एक तरीके का पेयजल भी में भी यूज़ कर सकते हैं इसको। चलिए, अब बात हुई हमारे इनके खाने पीने की बात होगी। अब है कि लोग रहते कैसे घरों में हैं। तो इनके जो घर होते हैं ना, वो जो घर की जो शेप होती है वो एक बी हाइव जैसी होती है। मतलब कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं। कुछ यहाँ पे लिखा है कुछ परिवार, सारे नहीं, कुछ परिवार ऐसे घरों में रहते हैं जिनका जो छप्पर होता है ना वो मधुमक्खी का जो छत्ता है उसके टाइप का होता है। बल्कि और जो बाकी लोग हैं, कुछ और भी लोग हैं जो कि मलोक्का, अब वहाँ पे कुछ ऐसे घर हैं जिनको मलोक्का कहा जाता है। क्या जाता है, मलोक्का कहा जाता है। अब ये कैसे घर हैं, ये जो घर होते हैं थोड़े बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, बड़े घर होते हैं, ठीक है, जिनकी जो ढलान है, जो घर होंगे ना उनके जो घर हैं वो इस टाइप के होते हैं, नीचे ढलान की साइड होते हैं, ठीक है। यहाँ पर इस टाइप का जो उनकी छत रहेगी वो इस टाइप की रहेगी, और बड़े बड़े घर होंगे, एकदम बड़े बड़े घर होंगे, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स होंगे। तो वहाँ पे इस टाइप के घर को हम लोग क्या बोलते हैं, मलोक्का बोलते हैं। अब यहाँ पर इस टाइप के ढलान वाले घर ही क्यों मिलते हैं, क्योंकि दिन में बारिश होती है बार बार। अब बारिश होगी, देखो बारिश होने की वजह से क्या होगा, अगर बारिश होगी और इस टाइप का घर होगा तो वो जो बारिश का पानी होगा वो यहाँ जमा हो जाएगा, तो उससे हमारी छत गिर सकती है, ठीक है। तो बारिश होने की वजह से क्या है कि जब बारिश होगी तो ऐसी टाइप की छत में जो पानी है वो यहाँ पे रिस के नीचे आ जाएगा और इनकी छत बच जाएगी और घर बच जाएगा। तो इसीलिए इनके जो घर होते हैं वो इस टाइप के शेप के होते हैं, स्लैंटेड टाइप के शेप के होते हैं। उनको जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, मलोक्का बोलते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में बन के आ सकता है कि मलोक्का के बारे में आ सकता है कि मलोक्का क्या है। चलिए, ये सारा हमने पढ़ लिया। ये तो हमने पढ़ लिया कि यहाँ के लोग जो है स्लैश और बर्न कल्टीवेशन कर्तन एवं दहन की कृषि करते हैं, चींटियाँ वो खाते हैं, चींटियाँ खाते हैं, मकड़ी के अंडे खा जाते हैं, ठीक है, कॉफ़ी मेज़ कर लेते हैं। ये तो बात हुई पुरानी कि ऐसा पहले होता था। लेकिन आज जो हम जी रहे हैं, आज हमारा जो हमारा ईयर है वो है 2024, 21वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन लोगों की भी जो लाइफ है, वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उनका भी जीवन बदला है, क्योंकि वहाँ पर भी क्या हुआ है, डेवलपमेंट हो गया है। तो इस डेवलपमेंट से धीरे 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 इन लोगों की लाइफ भी बदल गई है, जो हम अब पढ़ेंगे। अब क्या हुआ है कि 1970 में, ठीक है, 1970 में वहाँ पर अमेज़न बेसिन के वाले एरिया में एक ट्रांस अमेज़न हाईवे बनाया गया था, ठीक है। ट्रांस अमेज़न हाईवे वहाँ पर ये बना गया था। देखो, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांस अमेज़न महामार्ग बनने से क्या हुआ, उसकी वजह से जो भागों में लोग नहीं जा पाते थे वहाँ पर जाना संभव हो गया, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे लोगों का जीवन बदला। अब कैसे बोला, 1970, देखो कितने दिनों पहले की बात है कि वहाँ पर पहले एक हाईवे बना दिया। अब देखो हाईवे बन जाने की वजह से लोगों का वहाँ पर पहुँचना, उस एरिया में अमेज़न बेसिन के रेन फॉरेस्ट के एरिया में पहुँचना बहुत ज़्यादा आसान हो गया, ठीक है। अब चाहे वो अब जो रिवर थी, अब अमेज़न रिवर जो थी, पहले क्या होता, लोग जो थे रिवर में बैठते तो जाके उनके जो इंटीरियर पार्ट थे, आंतरिक पार्ट थे, आंतरिक भाग थे, तो हम रिवर की सहायता से पहुंच पाते थे। लेकिन हाईवे बनने से लोग वहाँ पे जाने लग गए। ये वाली बात हो कि बहुत इजी हो गया, चाहे वह एयरक्राफ्ट से जाएं, चाहे वह हेलीकॉप्टर से जाएं, अब जाने लगे। अब ये तो बहुत अच्छी बात हो गई कि वहाँ के रहने वाले जो लोग थे उनका जो कनेक्शन था वो बाहरी दुनिया से भी हो गया। बहुत अच्छी बात है, दुनिया से हो गया, डेवलपमेंट हो गया, बाहर वाली दुनिया से हो गया, उनका जीने रहने का तरीका बदल गया, उनकी आय में मतलब उनकी इनकम बढ़ गई, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अब
हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो दूसरा पहलू हमारा क्या है कि लेकिन ऐसे डेवलपमेंट होने की वजह से वहाँ के जो इंडिजिनस लोग जो थे, वहाँ के जो मूल आबादी थी, उनको उनके घरों से बाहर निकाला, ठीक है, उस एरिया से फोर्सफुली बाहर निकाल दिया, ठीक है, कि अब आप यहाँ से जाओ, यहाँ पे डेवलपमेंट होगा। तो उनसे उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, ठीक है, तो उससे परेशानी हुई, उनको बाहर जाना पड़ा और कहीं ना कहीं उनका जो जीवन में थोड़ा इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ा। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको ज़रूर नोट कर लो अपनी कॉपी के अंदर। चलिए, ये वाली बात हो गई। अब उनको तो प्रॉब्लम हुई ही, साथ में वहाँ की जो डाइवर्सिटी थी, जैसे कि वहाँ की जो विविधताएं थी, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, पेड़ हो, पौधे हो, वो सारे कहीं ना कहीं डिस्प्लेस हो गए। पेड़ों को काट दिया गया, पशु पक्षी को अपना घर छोड़ना पड़ा। तो उससे जो हमारा एनवायरनमेंट था, इकोलॉजी थी, वो उसका भी बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा, ठीक है। अब ये तो हुई पहले की बात, लेकिन आज की डेट में अगर हम बात करें ना, तो अमेज़न के जो घने जंगल हैं वो हमारे अगर पूरे विश्व के लंग हैं, ठीक है, फेफड़े हैं। अब ऐसा क्यों बोला गया है, मतलब कि लंग्स ऑफ द वर्ल्ड है ये, ठीक है, लंग्स ऑफ द वर्ड है, पूरे के पूरे विश्व के ये हमारे फेफड़े हैं। ऐसा क्यों बोला गया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बड़ी तादाद में जंगल है, रेन फॉरेस्ट है। तो जो हमारे जो जंगल होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, और जो हमारे जो एनवायरनमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको लेते हैं, ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। तो हमें वहाँ से लगभग अगर हम बोला जाए तो पूरे विश्व को ये एक ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। लेकिन आज की डेट में इन्हीं अमेज़न के जो घने जंगल हैं उनको लगातार काटा जा रहा है, ठीक है, काटा जा रहा है। केवल किस नाम पे काटा जा रहा है कि हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। अब इनको काटने से क्या होगा, अब पेड़ तो काट दिए, लेकिन उसके पीछे का किसी ने नहीं सोचा कि प्रॉब्लम क्या होगी। तो उसकी प्रॉब्लम क्या होगी, यहाँ पर धीरे धीरे जो भी आपके रेन फॉरेस्ट हैं, जो कि आपका वर्षा वन का बड़ा भाग लुप्त हो चुका है, ठीक है, लुप्त हो चुका है बड़ा भाग, बहुत सारे जंगल वो कट चुके हैं। तो इनसे क्या होगा, जो ऑक्सीजन में कमी आएगी। अब ऑक्सीजन में कमी आएगी तो उससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी। जो हमारा जो इंडिया, जो हमारा जो विश्व है वो धीरे धीरे गर्म हो जाएगा, उसकी वजह से मौसम बदल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी ये हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है। साथ में अब यहाँ से पेड़ तो काट दिए, अब पेड़ क्या करते थे, जो मिट्टी थी उसको पकड़ कर रखते थे, उनकी जो जड़ें थी उनको पकड़ कर रखते थे। लेकिन जब पेड़ कट गए तो जो मिट्टी की जो ऊपरी परत है वो बह गई, वॉश अवे हो गई, ये हो गई। साथ में अब पेड़ ही नहीं बचे हैं, मिट्टी भी कट गई। तो उससे क्या हुआ, वहाँ की जो भूमि जो उपजाऊ रहती थी अब वो बंजर बनती जा रही है। तो देखिए यहाँ पे कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा है हमारे पेड़ों को काटने के लिए। तो ये बहुत बड़ी चिंता की बात है जो हमें भी ध्यान में रखनी चाहिए। चलिए, यहाँ पर हमने क्या ख़त्म कर लिया, हमने यहाँ पे ख़त्म कर लिया अमेज़न बेसिन, जो कि हमारे ट्रॉपिकल रीजन में था, ठीक है, कहाँ पर था, ट्रॉपिकल रीजन में था। अब हम पढ़ेंगे अपना सब ट्रॉपिकल रीजन, जिसमें कि हम लोग क्या पढ़ेंगे, अपना गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन को पढ़ेंगे। मतलब गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जो जीवन है वो कैसा है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि अब देखो सेम बात है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की बात दोबारा हो गई है, ठीक है। अब इसमें सब ट्रॉपिकल का मतलब क्या हुआ, अगर हिंदी में बोले तो उपोष्ण, ठीक है, उपोष्ण प्रदेश को हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। उपोष्ण प्रदेश में क्या पढ़ रहे हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की बात है। सिंपल सी बात है, गंगा नदी तो होगी ही, ब्रह्मपुत्र नदी भी होगी, साथ में उसकी ट्रिब्यूटरीज भी होंगी, ठीक है। उसकी क्या होंगी, ट्रिब्यूटरीज होंगी, जो नदियाँ उनमें आके मिल रही हैं, ठीक है, उनमें आके मिल रही है। इसको भी देख लेते हैं, हम लोग बना के देखते हैं कहीं पर। हाँ, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन पढ़ रहे हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का मतलब क्या होगा कि गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और साथ में उसकी ट्रिब्यूटरी मतलब कि सहायक नदियाँ, ठीक है। ये हमारी होगी गंगा, ये हमारी गंगा है, ये हमारी ब्रह्मपुत्र है और उसकी सहायक नदियाँ। तो जो भी ये पूरा एरिया जो कवर कर रही है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन हो गया। और चलिए यहाँ पे हमने पूरा ख़त्म कर लिया। अब हमारा जो ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है ये आपका सब ट्रॉपिकल रीजन में पड़ता है, ठीक है। सब ट्रॉपिकल रीजन का मतलब हो गया उपोष्ण रीजन में ये आपका पड़ रहा है, ठीक है, जो कि 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ तक होता है, ठीक है। उपोष्ण
वाला ये आपका रीजन है। अब ये रीजन कौन सा होता है, उपोष्ण रीजन हो गया, ठीक है, क्षेत्र हो गया। अब ये आपका पृथ्वी है, ठीक है, अर्थ है, यहाँ पर 0 डिग्री लैटीट्यूड है। तो 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ तक जो भी एरिया होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उपोष्ण रीजन, क्षेत्र या फिर सब ट्रॉपिकल रीजन बोलेंगे। उसी के बीच में यहाँ पर हमारा भारत पड़ता है। तो इसीलिए हमारा जो गंगा ब्रह्मपुत्र जो बेसिन है वो भी सब ट्रॉपिकल रीजन में पड़ जाता है। ये बात हो गई। अब जो हमारी नदियाँ हैं, गंगा है। अब देखो, जो गंगा के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, जो गंगा की जो नदियाँ हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसकी ट्रिब्यूटरीज आपसे पूछ ली जाती है। तो उसकी इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी अगर हम बात करें गंगा की, तो वो है आपकी घाघरा। सबसे पहले कौन सी आएगी, वो आएगी आपकी घाघरा आएगी। घाघरा जो नदी है गंगा की, वो आएगी आपके पहले घाघरा आ जाएगी। उसके बाद घाघरा आ गई, फिर आपकी आएगी गंडक, ठीक है, ये गंडक आ गई। गंडक के बाद इम्पॉर्टेंट है आपकी कोसी, और जो सोन है वो आएगी आपकी नीचे से। तो ये इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं हमारी गंगा रिवर की। ये गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज हो गई, मतलब कि जो सहायक नदियां हैं गंगा रिवर की, ये हो गई। साथ में ब्रह्मपुत्र की भी सहायक नदियां हैं, वो सारी की सारी मिलके क्या बनाती हैं, उसमें बनाती हैं हमारी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। ये इंपॉर्टेंट हो गया। ये सारा का सारा हमने पढ़ लिया। अब इसको देख लेते हैं, जो हमने पढ़ रहे थे वहीं पर वापस चलते हैं। देखो, सेम चीज़ वही लिखी है जो आपको मैंने डायग्राम के थ्रू समझाई है कि गंगा रिवर ब्रह्मपुत्र हो गया, वो सारा का सारा बेसिन बनाती है। साथ में जो सब ट्रॉपिकल रीजन है वो 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री साउथ लैटीट्यूड मतलब अक्षांश से पड़ता है, ठीक है। गंगा रिवर की मतलब कि जो गंगा नदी है उसकी ट्रिब्यूटरी देखें तो घाघरा है, सोन है, गंडक है, ये सारी की सारी हो गई। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करते चलिए, एग्जाम में इसको क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि इनकी तो ज्योग्राफी है। अब देखो, गंगा रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर है, तो उनकी मुख्य विशेषताएं क्या है। तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है, यहाँ पे आपको प्लेन्स भी मिलता है, मैदान भी मिलता है, माउंटेन्स भी मिलते हैं, पर्वत मिलती है, चाप झील मिलती है, मानसूनी जलवायु मिलती है। ये इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे मानसून क्लाइमेट मिलता है। अब देखो, चाप झील क्या होती है, ऑक्सबो लेक क्या होती है। कोई भी नदी जो होती है ना वो सीधी सीधी नहीं बहती है, वो ऐसे 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 करके बहती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि कुछ समय बाद यही नदी जब वो चलती है तो चलते चलते डिपॉजिट करती हुई चलती है अपने सेडिमेंट्स को, ठीक है। यहाँ डिपॉजिट कर दिया, कभी यहाँ डिपॉजिट कर दिया, यहाँ डिपॉजिट कर दिया, वहाँ से कर लिया। तो ऐसे करते करते जब वो नदी चलती है तो एक समय वो आता है कि इतना ज़्यादा डिपॉजिट कर देती है कि यहाँ से ये कट जाता है, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है आपका, ठीक है, ये वाला जो एरिया है ये आपका कट जाएगा। तो ये एरिया कट जाएगा, तो एक छोटी सी यहाँ पर लेक बन जाएगी और नदी जो है अपना रास्ता चेंज कर लेगी। अब वो पहले ऐसे जाती है लेकिन अब वो ऐसे होते हुए जाएगी। तो ये जो लेक बनेगी, ये जो झील बनेगी, उसको हम बोलेंगे चाप झील या फिर ऑक्सबो लेक। ये उसकी विशेषता है कि ये गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में ये मिलती हैं। चलिए, अब यहाँ पर क्या है कि ये जो एरिया है आपका गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का जो एरिया है, यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार की स्थलकृतियाँ मिलती हैं, मतलब कि टोपोग्राफी मिलती है। अब देखो, गंगा का रीजन है हमारे कहाँ पड़ता है, हमारा जो इंडिया है उसके गंगा ब्रह्मपुत्र का रीजन यहाँ पड़ता है, इस प्लेन में पड़ता है, इस एरिया में पड़ता है हमारे, अगर हम इंडिया में देखें तो, ठीक है। अब यहाँ पर पर्वत भी होते हैं, प्लेन एरिया भी है, मैदानी क्षेत्र भी है। अब पर्वत है, पर्वत का एरिया है, तो सिंपल सी बात है, तो स्टीपी स्लोप्स हैं। पर्वत कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं, तो वहाँ पे क्या है, तीव्र ढलान है। अब यहाँ पर तीव्र ढलान की वजह से क्या है, यहाँ पर घर बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है, और मौसम भी सही नहीं रहता। तो यहाँ पे बसने के लिए ज़्यादा प्रतिकूल नहीं है, ठीक है, बसने के लिए प्रतिकूल है, ठीक है, अनुकूल नहीं है बसने के लिए, ठीक है। तो इन हॉस्पिटल टेरेन हो गए, कभी लैंडस्लाइड हो रही है तो कभी कुछ हो रहा है, तो यहाँ पर ज़्यादातर नहीं बस सकते हैं। तो इसकी वजह से जब वहाँ पे बस ही नहीं सकते हैं तो लोग जो होते हैं वो कम रहते हैं। ये हो गया। चलिए, अब यहाँ पे मैदानी क्षेत्र भी हैं। मैदानी क्षेत्र में क्या है कि प्लेन एरिया हो गए। अब प्लेन एरिया है, बड़ी अच्छी बात है, प्लेन एरिया है, वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है कि घर बनाने के लिए भी हाँ बहुत जगह है, प्लेन एरिया है, बहुत जगह है। और साथ में वहाँ की जो मिट्टी है, हमारे गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की जो मिट्टी है प्लेन एरिया की, वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। अब उपजाऊ होने की वजह से क्या है कि वहाँ पर लोग जो हैं वो बहुत सारी खेती कर लेते हैं। अब खेती कर ली, पानी भी है, नदी जा रही है, रहने के लिए घर भी है, खेती भी कर ली, तो वहाँ की जो इसकी वजह से वहाँ पर रहने का जो जगह है, हैबिटेशन है, वो उपयुक्त है।
इसकी वजह से सबसे ज़्यादा हाई डेंसिटी आपको इसी एरियाज़ में मिल जाती है। और यहीं पर आपके बिहार और यूपी के स्टेट पड़ते हैं जिनमें कि बहुत ज़्यादा बोले तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या मिल जाती है, क्योंकि ये जो एरिया है पानी भी मिल गया, रहने की जगह भी मिल गई और हमने खेती भी कर ली। चलिए ये हमने पढ़ लिया। अब यहाँ के जो एरिया हैं उनकी मेन क्रॉप क्या है, मुख्य फसल क्या है, वो है धान, मतलब कि जो है चावल। अब चावल ही क्यों है, क्यों, गंगा नदी जा रही है, ब्रह्मपुत्र नदी निकल रही है, बहुत सारी नदियाँ उसमें से आके मिल रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सफिशेंट वाटर है, बहुत ज़्यादा वाटर है और रेनफॉल भी खूब अच्छे से होती है, ऐसा नहीं कि कमी हो रेनफॉल की या बारिश की कमी हो। तो उसकी वजह से यहाँ पर धान जो है, चावल जो है वो आसानी से उग जाता है और चावल को उगने के लिए पानी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उसके लिए रहता है। ये हो गया। अब ये तो हुई बात की जो मुख्य फसल है जो ज़्यादातर खाई जाती है वो, ठीक है, ये आपका स्टेपल फूड हो गया। लेकिन अगर बोले केवल चावल ही नहीं है, यहाँ पर आपको गेहूँ, ठीक है, मेज़, मक्का, सोरगम, ज्वार, चना, बाजरा, ये भी उगाया जाता है। ये हो गया। अब लोग जो है कुछ ऐसी फसलें भी उगाते होंगे जिनसे कि वो अपनी इनकम कर सकें, ठीक है। तो ऐसी फसलें कौन सी हैं, उनको हम बोलते हैं नगदी फसलें, जैसे कि शुगर केन हो गया, जूट हो गया, गन्ना, जूट, ठीक है, गन्ना हो गया। गन्ने से क्या बनता है, गन्ने से आपकी बनती है शुगर बन जाती है, ठीक है। और अब क्या कर रहे हैं, गन्ने से इथेनॉल भी बना रहे हैं, जिससे कि जो कि आपके पेट्रोल के ऑल्टरनेटिव होगा ये हो गया। अब जूट से क्या है, देखो जूट जो होता है आपका बायोडिग्रेडेबल होता है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है, तो उससे जूट के जो बोरे हैं, ठीक है, जूट के बोरे में क्या है, चावल, गेहूँ या फिर बहुत सारे सामान को भर के ट्रांसपोर्ट करा जाता है, ठीक है, एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो जूट की चीज़ें हो गई, चटाइयाँ हो गई, तो ये भी जूट भी बहुत ज़्यादा, बैग हो गए, ठीक है ना, आजकल तो बैग भी यूज़ हो रहे हैं जूट के, पायदान हो गए, तो ये बहुत ज़्यादा हमारे क्या बोले डिमांड में रहते हैं। तो इसीलिए यहाँ से इनको बोलते हैं नकदी फसलें। ये बात हो गई। चलिए अब क्या है कि चाय के बागान, देखो असम में और वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल और असम जो है वो ज़्यादातर के जो चाय के बागान है ना, वो ज़्यादातर आपको यहीं मिलते हैं मुख्य रूप से। ऐसा नहीं कि बाकी जगह नहीं मिलेंगे, इंडिया में मिलेंगे, लेकिन अगर मुख्य रूप से बात करें तो यहाँ पर मोटे मोटे तौर पर वेस्ट बंगाल और असम में मिल जाते हैं। चलिए अब सिल्क का प्रोडक्शन जो है, सिल्क जो है वो, ठीक है, वो आपको ज़्यादातर कहाँ मिलेगा, बिहार में मिलेगा और असम में मिलेगा। ये वाली बात होगी। ये सारे के सारे जो भी हम पढ़ रहे हैं वो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में ही पढ़ रहे हैं। चलिए अब क्या है, अब यहाँ की बात करें, अब हम माउंटेन पे देखते हैं, माउंटेन पे कैसा खाना उगता है, क्या वेजिटेशन है। तो माउंटेन की बात करें तो माउंटेन में, ठीक है, जो ऐसे माउंटेन या फिर ऐसे पर्वत जिनकी जो ढलान है वो थोड़ी कम ढलान है, मंद ढलान है, तो ऐसे पर्वतों पर जो है आपको टेरिस कल्टीवेशन मिलता है। अब टेरिस कल्टीवेशन का क्या मतलब हो गया कि पहाड़ों को ऐसे से काट दिया जाता है, ठीक है, ऐसे ऐसे काट कर उन पे फिर फसलें उगाई जाती हैं इस एरिया में, ठीक है, यहाँ पर एरिया में उगाई जाती हैं, जिससे कि जो पानी आए ना वो इस एरिया को मिल जाए, फिर हल्का सा जाए, फिर इस एरिया को मिल जाए, फिर इस एरिया को मिल जाए, फिर इस एरिया को मिल जाए। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं टेरेस फार्मिंग, ठीक है। तो पहाड़ी लोग भी फार्मिंग करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, तो कैसे करते हैं, वो करते हैं टेरेस फार्मिंग की। अब यहाँ की वनस्पति क्या है, ठीक है, अब गंगा ब्रह्मपुत्र रीजन है, हमेशा तो बारिश नहीं होती है, क्योंकि इनका जो क्लाइमेट है वो है आपका मानसून क्लाइमेट। मानसून क्लाइमेट का मतलब क्या हो गया कि ऐसा जलवायु जब बारिश जो होती है आपके साउथ वेस्ट मानसून से होती है, ठीक है, पश्चिम दक्षिण मानसून जब आता है तभी बारिश होती है। तो उसकी वजह से कुछ समय तक ही बारिश होती है, पूरे साल बारिश नहीं होती है। तो उस क्लाइमेट को हम बोलते हैं मानसून क्लाइमेट, जो कि हमारे गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन का है। तो उसकी वजह से जो पेड़ यहाँ पाए जाते हैं ना, वो ट्रॉपिकल डेसिडुअस पेड़ पाए जाते हैं। वो ऐसे पेड़ होते हैं जो कि मैंने पहले भी बताया था कि जो कुछ समय में गर्मी में अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं, उनको बोलते हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस ट्रीज़। उसके एग्जाम्पल है टीक, साल, पीपल, ये सारे उसके सारे एग्जाम्पल हो गए। साखू, पील, सागवन, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो कॉपी में इसको नोट करते चलिए। तो कौन से पेड़ हो गए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ हो गए, ये बात हो गई। अब है ब्रह्मपुत्र प्लेन में। ब्रह्मपुत्र प्लेन में क्या है, मतलब कि ब्रह्मपुत्र मैदान है, यहाँ पर बैम्बू ग्रूव्स मिलते हैं, मतलब कि यहाँ पे क्या मिलेंगे, बांस के घने झुरमुट मिलेंगे, ये मिलेंगे। अब हमारा एरिया है, यहाँ पे गंगा मिल रही है, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र गिर रही है। ब्रह्मपुत्र कहाँ गिर रही है, दोनों को दोनों मिलकर गिर रही है, बे ऑफ बंगाल में गिर रही हैं। तो यहाँ पर आपका डेल्टा और क्या बनाती हैं, पूरे
विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, सुंदरबन डेल्टा उसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डेल्टा बना दिया, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बंगाल की खाड़ी बोल लिया, और जो डेल्टा जो बना रहे हैं उसको हम बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा है। अब डेल्टा बनाने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर भी कुछ ना कुछ अलग प्रकार की वनस्पति मिलेगी, तो वो मिलते हैं आपके मैनग्रोव के फॉरेस्ट, जो कि दलदली फॉरेस्ट में मिलते हैं। ये वाली बात होगी। अब यहाँ पर जो भी स्टेट कवर हम लोग कर रहे हैं, जो कि ऊपर की साइड, जो कि पहाड़ों की साइड थोड़े होंगे, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, तो यहाँ पर किस टाइप के ट्री मिलेंगे, वो मिलेंगे कि कॉनीफेरस ट्रीज़ मिलेंगे। ठीक है, जो कि थोड़े ठंडे प्रदेशों में मिलते हैं, जैसे कि उत्तराखंड, सिक्किम जलवायु, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु और तीव्र ढलान के भागों में आपको किस टाइप के पेड़ मिलेंगे, चीड़, देवदार, शंकुधारी, ठीक है, पाइन, दाब। शंकुधारी का मतलब क्या होगा कि इस टाइप के पेड़, जैसे क्रिसमस ट्री होता है ना, तो इस टाइप के पेड़ यहाँ पर मिल जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब किस टाइप की वाइल्ड लाइफ मिलती है, किस टाइप के वन्य जीव मिलते हैं, तो वो हो गया एलिफेंट मिल गया, हाथी, बाघ, हिरन, बंदर, ये सब कुछ हमने देखा है। ठीक है, ये सारे इस टाइप के आपको, क्योंकि हम भी प्लेन एरिया में रहते हैं, तो ये चैप्टर पढ़ने में हमें थोड़ी ज़्यादा भी परेशानी नहीं होगी। अब है आपका ब्रह्मपुत्र प्लेन, वहाँ पर क्या मिलता है, वो मिलता है आपका वन हॉर्न राइनोसोरस, मतलब कि एक सींग का गैंडा। ठीक है, एक सींग का गैंडा मिलता है। ये बात होगी। अब डेल्टा का एरिया हमने पढ़ा था, क्योंकि गंगा है, ब्रह्मपुत्र, दोनों के दोनों मिलकर सुंदरबन डेल्टा बनाते हैं, तो वहाँ पर भी किसी न किसी प्रकार के आपको वो मिलेंगे, एनिमल मिलेंगे। तो कौन से मिलेंगे, बंगाल टाइगर हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, ये सारा हो गया। साथ में बहुत सारी मछलियाँ भी मिलती हैं। तो किस टाइप की मछली मिलेंगी, जो कि फ्रेश वाटर, मतलब कि मीठे पानी में मिलेगी, तो रोहू, काटला, हिल्सा। ठीक है, नदी के साफ जल में, झील में, बंगाल की खाड़ी में ये मछलियाँ पाई जाती हैं, और साथ में और भी जलीय जीव पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो रहने वाले जो लोग हैं, उनका मुख्य आहार क्या है, मछली है और चावल है। ये हो गया, ये बात हमने ख़त्म कर ली। अब इन एरिया में ब्रह्मपुत्र गंगा प्लेन्स में बहुत सारे शहर, कस्बे भी स्थित होंगे। सिंपल सी बात है, जब नदियों के पास, तो हमने पढ़ाई है कि नदियाँ जा रही हैं, तो यहाँ पे आसपास बहुत सारे शहर भी बस जाते हैं, जिससे कि आपने पहले ही पढ़ा होगा कि एंशिएंट हिस्ट्री में अगर आपने पढ़ा है, तो ज़्यादातर जो भी बसावट होती थी वो नदियों के पास ही होती थी, और इसलिए आज भी जो भी प्लेन एरियाज़ होते हैं, जहाँ पे नदियाँ जा रही होती हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बसावट होती है। तो इसकी वजह से ही यहाँ पर बहुत सारे कस्बे, शहर बसे हुए होते हैं। अगर उनके एग्जाम्पल की बात करें, जैसे इलाहाबाद हो गया, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, कलकत्ता, पटना, ये सारे इन्हीं गंगा के आसपास के इलाके हैं, यहीं पर बसे हुए हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि यहाँ पे इलाके में मतलब कि जो शहर तो बस गए, लोग भी आ गए, तो उसमें क्या होता है कि उद्योग भी आ जाते हैं, क्योंकि लोगों को खाने पीने के लिए कहीं ना कहीं से काम तो चाहिए ना, पैसा चाहिए, तो उसकी वजह से यहाँ पे इंडस्ट्रीज़, उद्योग खोले जाते हैं। अब उद्योग है तो गंदगी तो होगी ही, यहाँ से जो गंदा पानी यहाँ से जो निकलता है, अब वही गंदा पानी जाके इसी नदी में गिर जाता है। वही नदी जहाँ पर हम लोग उसके आसपास रह रहे हैं, हम उसी नदी को गंदा कर देते हैं। ये बहुत ज़री विडम्बना हो रही है, हम अपनी ही नदी को गंदा कर रहे हैं और गंगा नदी को प्रदूषित करते जा रहे हैं। तो ये हमारी बात हो गई। अब नदी है, अब नदी को भी यहाँ पर क्या है कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित हैं। यहाँ पर भी मार्ग हैं। कैसे कैसे हो गए, अब देखो, जो प्लेन एरियाज़ हैं, जो मैदानी इलाके हैं, यहाँ पर रोडवेज़ और रेलवेज़ चलेंगे। सिंपल सी बात है भैया, सड़क है यहाँ पे, मतलब कि रोड है, ठोस चीज़ है, तो यहाँ पे रोड ही बन सकते हैं, साथ में आपके रेलवेज़ ही बन सकते हैं। अगर हम लोग नदी के आसपास की बात करें, तो नदी में क्या है, जलमार्ग की बात कर सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो कोलकाता में जो हुगली नदी है, उस पर एक महत्वपूर्ण पत्तन है। ठीक है, हुगली रिवर पर एक इम्पॉर्टेंट पत्तन आपको मिल जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि पर्यटन की। पर्यटन के क्षेत्र कौन कौन से हैं, जैसे कि अगर हम बात करें ताजमहल, अब ताजमहल भी गंगा के पास, ठीक है, रिवर जो है ना, हमारी जो यमुना रिवर है, ठीक है, जो यमुना रिवर है, यमुना नदी है, उसकी जो किनारा है, उसका जो बैंक है, उस पर बसा हुआ है। अब जो इलाहाबाद है आपका, ठीक है, जो इलाहाबाद है वो गंगा और यमुना के कन्फ्लुएंस पे, जहाँ पर गंगा और यमुना मिलती है ना, तो वहाँ पर इलाहाबाद बसा हुआ है। बहुत सारे आपको बुद्धिस्ट स्तूप भी मिल जाएंगे।
ठीक है। बहुत सारे बौद्ध स्तूप मिल जाएंगे, इमाम बाड़ा जो कि लखनऊ में है, काजीरंगा और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि असम में है। तो इस टाइप के जो इम्पॉर्टेंट अगर हम बोलें जो टूरिस्ट प्लेस हैं वो भी आपको इसी बेसिन में मिल जाते हैं। चलिए, ये था हमारा आज का चैप्टर। अगर आपको इसमें से कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो बेझिझक आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ये भी बताइए, और कोई भी डाउट है वो आप पूछ ही सकते हैं, सिंपल सी बात है। और वीडियो को शेयर करिए, उन बच्चों को बताइए जिनको कि इस वीडियो की आवश्यकता है। शेयर ज़रूर करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।